पाकिस्तान में ये एक बड़े तवील अरसे के बाद गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म जब वो बने, उन्होंने ये बात की कि 50 लाख घर देंगे। कोई एक सेगमेंट होता है आपकी इकोनॉमी का जो अंडर डेवलप्ड होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट थ्रू रिफॉर्म्स और सब्सिडीज सपोर्ट करती है उसको। कल को इमरान खान की हुकूमत नहीं है तो क्या बैंक जो लोन दे रहे हैं वो देते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम बात करने जा रहे हैं मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के हवाले से। पाकिस्तान में ये एक बड़े तवील अरसे के बाद गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म जब वो बने, उन्होंने ये बात की कि 50 लाख घर देंगे। तो उस वक्त ये सवाल हुआ कि 50 लाख घर कैसे हो सकते हैं। तो फिर उसका तरीक़ाकार जो पूरी दुनिया में राइज है वो मॉर्गेज का है कि बैंकिंग सेक्टर वो घरों में लोन दे रहा होता है और लोग अपने घर बना रहे होते हैं। लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल टास्क था, क्योंकि पाकिस्तान में बैंकिंग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान में किस तरह ये कर्जा दिया जाए, उसका रिटर्न कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बहरहाल करते करते अब ये सिचुएशन हुई है कि लोगों को घर के लिए कर्ज भी मिल रहा है, लोग अपने घर भी बना रहे हैं। और इसमें जो स्टेट बैंक से लेकर तमाम बैंक्स हैं वो बड़े बेहतर तौर पर इन्वॉल्व हुए और काम हुआ। लेकिन एक साल जब ये गुजरा है उसमें बहुत बड़े बड़े बैंक, छोटे बैंक, सारे बैंक्स जो हैं वो काम कर रहे थे। लेकिन आज जिस हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं उसने इसमें लीड किया है बैंक इस्लामी की। आज हम बात करेंगे बैंक इस्लामी। एक तो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ बढ़ता हुआ बैंक है, दूसरा मॉर्गेज के अंदर लोगों का एतमाद और एतबार, दोनों बैंक इस्लामी पर। और बैंक इस्लामी ने चीज़ों को कदरे आसान भी किया, जो हमारी अभी तक रिसर्च है। आपने पहले भी हमारे कुछ इंटरव्यूज़ पे देखे, लेकिन आज हम मौजूद हैं बैंक इस्लामी के CEO और प्रेसिडेंट सैयद आमिर अली साहब के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान में ये वाकई उतना आसान है और था कि लोगों को उनके घरों के लिए कर्ज दिया जाए, या अभी भी आप समझते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है साथ साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। आई थिंक जो आपने टॉपिक चूज़ किया है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये लोगों की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा टच करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उसके अंदर शामिल। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो होम फाइनेंसिंग थी, गवर्नमेंट ने इससे पहले भी बड़ी एफर्ट्स की। ऐसा नहीं हुआ कि ये पहली दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने कोई एफर्ट की हो। इससे पहले भी जब HBFC भी बना था तो भी उसका पर्पज़ यही था कि हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट किया जाए। और इस बार लेकिन जो एफर्ट हुई है उसके अंदर जो फंडामेंटल एक स्ट्रक्चरल इशू था हमारी हाउस फाइनेंस के अंदर, उसको सॉल्व किया गवर्नमेंट ने। और वो ये है, अगर हम जैसे अक्सर कंपेयर करते हैं यूरोप को और नॉर्थ अमेरिका को, जहाँ पर होम फाइनेंसिंग या होम मॉर्गेजेस बहुत आम सी चीज़ है, वहाँ पर एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे कंट्री से। वो ये है कि वहाँ पर जो रेंटल यील्ड है, मतलब आपके घर की वैल्यू का रेंट तकरीबन वहाँ 2-3% होता है सही, और वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी 2-3% है या 4%। तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट का गैप और रेंटल यील्ड का गैप नेग्लिजिबल। मींस अगर आप घर किराए पे लें या आप घर मॉर्गेज के ऊपर लें तो आपको तकरीबन बराबर ही अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। जब पाकिस्तान में आते हैं, इस स्कीम से पहले की मैं बात करूँगा, तो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टिंगली रेंटल यील्ड और जो इंटरेस्ट रेट्स थे उनके अंदर 1/3 का गैप चल रहा। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट्स 9% पे हैं तो रेंटल यील्ड 3% पे होंगे। अगर इंटरेस्ट रेट 12% पे होंगे तो रेंटल यील्ड 4% के ऊपर होंगी। समहाउ ये बहुत अरसे से परसिस्ट कर रहा था रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड्स के अंदर, जिसका रिजल्ट ये होता था कि जब आप ये सोचता था कोई शख्स जो किराए के मकान में रह रहा होता था कि अगर मैं जाके घर खरीद लूँ तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, तो एक तो इंस्टॉलमेंट में उसकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट ऐड होती थी, प्लस जो रेट ऑफ प्रॉफिट भी लगता था उसके ऊपर वो लिंक्ड होता था कायबॉर से, जो डिपेंड कर रहा होता था। अगर 12% है तो वो देखता था मैं तो 4% के बराबर इस घर की कीमत का रेंट दे रहा हूँ। तो रेंट में और जो प्रॉफिट बैंक चार्ज कर रहा है उसमें बड़ा फिनोमिनल डिफरेंस होता था, जिसकी वजह से ऑल्दो बैंक इस्लामी हैज़ बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर एजेस, बैंक इस्लामी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट लीडर है और बहुत ज़माने से मार्केट लीडर है। तो बैंक इस्लामी की ये एक कोर कॉम्पिटेंस थी, एक सस्टेनेबल एडवांटेज बैंक इस्लामी के पास था। लेकिन उसके बावजूद जो मैसेज थे वो इस प्रोडक्ट का फ़ायदा नहीं उठाते थे। जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्कीम डिज़ाइन की और उसके अंदर जो हमारे अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे शौकत साहब खुद एक कंज्यूमर बैंक है, तो उनका इनपुट बड़ा सिग्निफिकेंट था इसमें। और उन्होंने इसी स्ट्रक्चरल इशू को पकड़ के इस गैप को क्लोज करने की कोशिश की। तो अब अगर आप देखें कि इवन जो Tier 3 के अंदर फाइनेंसिंग हो रही है
जिसके अंदर मेजॉरिटी फाइनेंसिंग हो जाती है, जहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट है, 200 गज 250 गज तक का घर या 2000 स्क्वायर फीट तक का अपार्टमेंट जिसमें शामिल है, वहाँ पे भी जो रेट है वो है 7%, और टीयर 2 के अंदर जो रेट है वो है 5%। तो आप अगर आप इसको इस तरह देखें कि अगर हम 5% रेट लेते हैं तो बंदा कुछ अपनी इक्विटी भी उसमें डालता है, ठीक है, तो 5% का रेट उसने सिर्फ फाइनेंसिंग अमाउंट के ऊपर देना है, जबकि किराया घर की टोटल वैल्यू के ऊपर दे रहा होता है। तो अब होने ये लगा है कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वर्कआउट होने लगा है विद कस्टमर इक्विटी कंट्रीब्यूशन, जो 25%, 20%, 30% डाल रहा होता है, बिकॉज रिमेनिंग के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, तो मतलब 5% का 30% हट जाएगा, 70% आप लेंगे तो तकरीबन वो आएगा रफली 4-4.25% के करीब। रेंटल यील्ड भी 3-3.5-4% है, तो उसको रेंट, उसका जो रूपी टर्म्स में रेंट दे रहा है और जो रूपी टर्म्स में बैंक को प्रॉफिट दे रहा है वो तकरीबन बराबर हो गया, प्लस थोड़ा सा अमाउंट उसकी प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट भी ऐड हुआ, तो रेंटल यील्ड और या रेंट अमाउंट ऑफ अ ऑर्डिनरी पर्सन एंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वो करीब आ गया। तो ये सबसे बड़ा फंडामेंटल जो फ्लॉ था जिसकी वजह से प्रमोट नहीं हो रही थी, वो गवर्नमेंट ने रिजॉल्व कर दिया, बड़ा स्मार्टली किया और बहुत रिसर्च के साथ किया, आई थिंक, जिसने इस स्कीम को सक्सेसफुल बना दिया। अच्छा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि ये स्कीम इस वक्त बड़ी सक्सेसफुल है, लेकिन गवर्नमेंट्स तो आती जाती हैं, तो क्या अब ये वाकई ऐसी पॉलिसी हम समझेंगे? लोगों का बड़ा ये ध्यान होता है कि कल को इमरान खान की हुकूमत नहीं है तो क्या बैंक जो लोन दे रहे हैं वो देते रहेंगे, और जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर लोन हुआ है क्या उसी पे अगले 10 साल, 5 साल या फिर 20 साल का वो चलेगा? तो ये अब क्लियर हो गया। इन दो सवालों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। पहला तो ये है कि जिन्होंने फाइनेंसिंग ले ली है तो उनके ऊपर क्या टर्म्स अप्लाई करेंगे, तो वो टर्म्स तो उनकी कॉन्ट्रेक्चुअली लॉक होगी। अगर हम टीयर 3 की बात करते हैं या तो उसके अंदर 7% है, फिर 9% है, और उसके बाद फिर वो काइबोर से लिंक हो जाता है आखिर के 10 सालों में, तो उनकी टर्म्स तो बड़ी क्लियरली लॉक होगी। टीयर 2 की भी लॉक हो गई, ठीक है, जो जनरली कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं, तो वो टर्म्स जिन्होंने ड्रॉ डाउन ले लिया उनकी टर्म्स तो लॉक होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की कि ये स्कीम कितने अरसे तक चलती रहेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम लेके आती है, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस और या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक सबसेट है डेवलपमेंट फाइनेंस, और पूरी दुनिया में यूज होता है। डेवलपमेंट फाइनेंस या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि कोई एक सेगमेंट होता है आपकी इकोनॉमी का जो अंडर डेवलप्ड होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट थ्रू रिफॉर्म्स और सब्सिडीज सपोर्ट करती है उसको, और उसको एक ऐसे लेवल पे लाती है कि वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है। तो सबसे पहला तो इसके अंदर जो फ़ायदा होगा जब तक भी ये स्कीम चलती है कि बहुत सारे बैंक जो हाउसिंग फाइनेंस करना जानते ही नहीं थे, उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस करना सीख लिया, ठीक है। तो अब नेचुरली वो हाउसिंग फाइनेंस करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन शॉप बंद करते। तो एक तो स्ट्रक्चरली ये बेनिफिट आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री को हो गया इस डेवलपमेंट इनिशिएटिव की वजह से, डेवलपमेंट फाइनेंस इनिशिएटिव का। अच्छा, अब इसका दूसरा पोर्शन ये है कि ये गवर्नमेंट या अगली गवर्नमेंट जो है वो चाहे यही गवर्नमेंट री इलेक्ट होती है या एक नई गवर्नमेंट आती है, वो तो डिपेंड करेगा जनरल इलेक्शन के बाद, क्या वो इस सब्सिडी स्कीम को कंटिन्यू करेगी कि नहीं, ठीक है। इसका भी बहुत बड़ी डिपेंडेंस इस बात पे है कि पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग फाइनेंस नीड किस हद तक मीट हुई। अभी जैसे तकरीबन 55 बिलियन रुपीस की फाइनेंसिंग हो चुकी है मेरा पाकिस्तान मेरा घर में, जो कि कहने को तो 55 अरब रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, बट हमारी इकोनॉमी के साइज से और हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा अमाउंट, ठीक है। सो मेरा ख्याल है जो अगली गवर्नमेंट आएगी नेचुरली उसके लिए एक इंसेंटिव ये होगा कि वो इस सेगमेंट को सपोर्ट करे, क्योंकि इस सेगमेंट को सपोर्ट करने से ना सिर्फ हम एक एंगल से देख रहे हैं और सोशल एंगल से कि एक ऐसा बंदा जिसके पास घर नहीं है, फर्स्ट टाइम होम बायर है, उसको घर मिल रहा है, इसका एक और एंगल भी है। जब वो फर्स्ट टाइम होम बाय करेगा तो इसका मतलब है हाउसिंग यूनिट्स की डिमांड क्रिएट होगी पाकिस्तान में, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसकी डिमांड क्रिएट होगी, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़े आराम से हम कहते हैं कि कोई 50 अदर इंडस्ट्रीज जो है ना उसके साथ कनेक्टेड है, मतलब स्टील भी है, सीमेंट भी है, प्लम्बिंग भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, बेशुमार ग्लास इंडस्ट्री भी है, टाइल इंडस्ट्री भी है, बिला वास्ता कहते हैं कि 70-72 आप अगर ये देखें 70 इंडस्ट्रीज की जो बात करते हैं कि दुनिया में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हुई है, दुबई एक बड़ी क्लोज एग्जांपल है, तो उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी एक अगले लेवल पे चली गई। अब अगर दुबई कभी नीचे भी जा रहा होता है तो वो अपने एग्जिस्टिंग जीडीपी लेवल से नीचे जाता है, वो ऐसा नहीं होता कि पुराने जीडीपी लेवल पे पहुंच गया। तो आई थिंक अगली गवर्नमेंट्स के लिए ये इंसेंटिव 100% होगा कि उसको कंटिन्यू करें। यस, एक पॉइंट लेकिन बड़ा क्लियर होगा कि ये कोई हमेशा के लिए स्कीम नहीं,
सही। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जब ये डेवलपमेंट फाइनेंस इनिशिएटिव मीट हो जाएगा और हमें लगेगा कि, या गवर्नमेंट्स को लगेगा और इकोनॉमिक्स को लगेगा कि अब हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी एक लेवल के ऊपर आ चुकी है और वो सेल्फ सस्टेनिंग हो गई है, तो फिर इस सब्सिडी स्कीम को विड्रॉ कर लिया जाएगा। फिर ये सब्सिडी किसी और सेगमेंट में चाहिए होगी, सही, यहाँ नहीं चाहिए होगी। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जो हम ये आप गवर्नमेंट का और बैंकिंग सेक्टर का तो होगी, लेकिन अब यहाँ लोगों को लोन के हवाले से जो अभी पेचीदगियाँ भी आ रही हैं, सवाल भी आ रही है। एक तो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना रेमिटेंस आता है, फिर ये रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए भी बड़ा बैंकिंग के साथ कनेक्ट हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये होता है कि ओवरसीज़ को लोन नहीं मिल रहे होते हैं। तो क्या आपके पास जो केसेस आ रहे होते हैं, लोग कहते हैं, आप भी बैंकिंग भी कहते हैं, वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि ओवरसीज़ को लोन दिया जाएगा, तो क्या वाकई ओवरसीज़ को लोन दिया जा रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो इश्यूज़ क्या आ रहे होते हैं? देखिए जी, ओवरसीज पाकिस्तानी को अब डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। पहले तो मैं आपको बैंक इस्लामी के बारे में बता देता हूँ कि इवन मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम से पहले भी बैंक इस्लामी ओवरसीज पाकिस्तानी की फाइनेंसिंग कर रहा था, हाउस फाइनेंसिंग। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी वो होते हैं जो बाहर रह रहे हैं, तो हम क्या करते थे कि उनके किसी फैमिली मेम्बर को, मे बी उसका भाई बहन, फादर मदर, किसी को उसके साथ को एप्लीकेंट बना के, बट उसकी ही इनकम यूज होती थी जो वहाँ से हम वेरीफाई करवा लेते थे, वो अपने एम्प्लॉयर से ईमेल करवा देता था, तो हम उसको फाइनेंसिंग करते थे और हमारे लिए बड़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट। और इंटरेस्टिंगली मार्केट में लोगों को ये पता लग गया था कि जी बैंक इस्लामी ये कर देता है, तो वो रेफरल के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू खुद ही बैंक इस्लामी के पास आते। रिसेंटली गवर्नमेंट ने खुद इस इनिशिएटिव को, जब आरडीए जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने रोशन अपना घर स्कीम भी मुतारफ कराई, जिसके अंदर वो पाकिस्तानी जो आरडीए के अंदर फंड भेज रहे हैं उनको एक उन्हीं बैंक्स ने, जो आरडीए बैंक्स हैं, ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी देना शुरू कर दी। तो एक बैंक इस्लामी की स्कीम थी जो पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। एक आरडीए के थ्रू गवर्नमेंट की स्कीम और आ गई है, वो भी चल रही है। और जनरली जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं और रेमिटेंस पाकिस्तान में भेज रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी जो है वो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी वाले लोग हैं, मतलब या तो वो वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे होते हैं या ब्लू कॉलर जॉब कर रहे होते हैं। जनरली उनकी इनकम किसी न किसी हद तक वेरीफाइबल होती है, तो उसलिए उसको करना भी काफ़ी आसान होता है। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के निस्बत हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान में भी जिस तरह सैलरीड क्लास को करना आसान होता है, वहाँ इस तरह वो मेजॉरिटी सैलरीड क्लास है, इस तरह उसे भी करना आसान होता है। लोगों को सिर्फ डर ये होता था हमेशा, जो लोग मुझसे पूछते थे ये जब गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, कहते थे जी बैंक इस्लामी कैसे करता है, अगर वो बंदा भाग जाए तो क्या होगा। तो हम ये कहते थे यार घर तो पाकिस्तान में ही होगा ना, घर लेके तो नहीं भागेगा तो अगर वो घर लेके बाहर भाग जाए तो आप परेशान हो, तो घर तो उसका पाकिस्तान में, अगर वो भागेगा तो ये घर तो हम रिपोजेस कर सकते हैं। सही। तो इसलिए ये एक अच्छी स्कीम थी। हम ना सिर्फ हाउसिंग करते थे बल्कि हम ऑटो भी करते हैं, और पहले से करते थे कि कोई भी मतलब फॉरेन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, अगर पाकिस्तान में अपनी फैमिली की गाड़ी लेना चाहता है तो हम उसको फाइनेंस कर दिया जाए। अच्छा, अब पाकिस्तान के हवाले से कि यहाँ सैलरीड पर्सन है जिनकी सैलरी बैंक्स में आ रही हैं, चीज़ें हैं, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, वो टैक्स पेयर भी है, रिटर्न्स भी फाइल कर रहा है उसके लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी क्लास है जो सैलरीड पर्सन है लेकिन उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, वो अपना टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवा रहे, डॉक्यूमेंटेड उनकी भी इकोनॉमी नहीं है, लेकिन वो स्कीम में आना चाह रहे थे, स्कीम में नहीं आ पा रहे थे। देखिए, बैंक्स जब किसी भी बंदे की फाइनेंसिंग कर रहा होता है तो वो ये देखता है कि क्या इसके पास कैपेसिटी होगी कि ये वापस कर सके, ठीक है। और उसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हमने जैसे बात कर ली सैलरीड क्लास आसान, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज सैलरीड क्लास है, बट देयर इज लॉट ऑफ सैलरीड क्लास। आप बार्बर शॉप पे चले जाइए, आप किसी जर्नल स्टोर पे चले जाइए, वो बहुत सारे लड़के काम कर रहे होते हैं, वो सैलरीड क्लास होती है, लेकिन अगर उनके पास कोई सैलरी स्लिप्स बहुत सारों के पास नहीं होती। और मैंने पर्सनली ट्राई करके देखा है कि मैंने खुद जाके मैं कहता हूँ खुद टेस्ट मार्केटिंग करनी चाहिए, जाके खुद सेल करें एज आमिर अली। जब आप खुद सेल करेंगे तो आपको समझ में आएगा इस प्रोडक्ट में मसला क्या है और वो मसला एलिमिनेट कैसे हो। तो ये भी मैंने देखा कि वो बार्बर शॉप पे लड़का काम कर रहा है, मैंने कहा अच्छा तुम अपने सेठ से ये लिखवा दो कि तुम यहाँ काम करते हो। उसने कहा सर वो तो ये भी लिखने को तैयार नहीं, बिकॉज लोगों के दिमाग में अपनी अपनी इनहिबिशन है, उन्हें लगता है कि मुझे टैक्स वाले आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, डरते ज़्यादा हैं, इशूज उससे बहुत कम है, तो फिर बैंक अकाउंट भी नहीं होता उनके पास, ठीक है। तो वो थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन में डेफिनेटली होते हैं, लेकिन हम उनके लिए कहते हैं कि यार तुम कहीं ना कहीं तो रह रहे हो, तो तुम वहाँ पर रहते हो, वहाँ का रेंट देते हो, कोई रेंटल एग्रीमेंट होगा तो हमें वो दिखाओ, तुम कोई बिजली के बिल देते होगे, ठीक है, वो हमें वेरीफाई कराओ। तो इनकम एस्टिमेशन के डिफरेंट मॉडल हैं जिनके थ्रू हम
इसके ऊपर चलते हैं, लेकिन इनमें इनकम एस्टिमेशन कुछ लोगों की बड़ी आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो बार्बर शॉप का ओनर होता खुद, या वो उस मिल्क शॉप का ओनर होता, या उस छोटे से किराना स्टोर का ओनर होता, तो उसकी इनकम एस्टिमेशन हमारे लिए बहुत आसान होती है। हम इनकम एस्टिमेशन एजेंसी को इन्वॉल्व करते हैं, जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं वो वहाँ जाती हैं, वो विजिट करती हैं, शॉप के ऊपर एक आध दिन बैठती हैं, सेल का अंदाज़ा लगाती हैं, इनकम का अंदाज़ा लगाती हैं, और एक अपनी इनकम रिपोर्ट इनफॉर्मल बना के दे देती हैं, तो हम उनको दे देते हैं। और ये बड़ा कॉमनली हो रहा है, वी आर राइट नाउ डूइंग इट थ्रू इनकम एस्टिमेशन, जो नॉन सैलरीड क्लास है, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स भी हैं और छोटे कारोबारी भी, तो उनको इनकम एस्टिमेशन पे हम कर देते हैं। लेकिन स्टिल एक ऐसी इनकम सेगमेंट क्लास मौजूद है, सैलरीड है, बट किसी भी तरह की अनफॉर्चुनेटली उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा चैलेंज आता है, बिकॉज वो किसी भी तरह से अपनी इनकम एस्टिमेशन भी नहीं करवा रहा होता। तो ये एरिया है जिसके ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट ने भी फोकस किया हुआ है। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन भी इनकम एस्टिमेशन मॉडल डिज़ाइन करने के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि उसका कोई सॉलिड इनकम एस्टिमेशन मॉडल नहीं, उसके अंदर काफ़ी इनफॉर्मल इनकम एस्टिमेशन मॉडल है जिन पे हम ऑपरेट करते हैं। इसकी वजह से भी मुश्किलात आ रही। इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ये फ्रीलांसर्स का बहुत ज़्यादा काम, तो बाहर से रेमिटेंस उनका भी एक तरह से वो आ रहा है, इनकम आ रही है, तो वो फॉल नहीं कर रही होती, उनके लिए भी थोड़ा सा इशू आ रहा था कि आप समझते हैं कि ये एक बड़ी ब्रीड है जो यंगस्टर्स की है, जो फ्रीलांसर डिफरेंट हैं, वो उनके लिए भी बैंकिंग के लिए उतना ही आसान है इस स्कीम के अंदर आना? देखिए, इस वक्त जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, और ग्लोबली, मतलब मुझे किसी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन कौन सा है, मेरे पास जवाब नहीं था, उसने कहा फ्रीलांसिंग। और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो उनके पास भी जवाब नहीं था, तो मैंने जो फ्रीलांसिंग बताया। तो इस वक्त अच्छा, आपने ये सवाल और जवाब दोनों बताए, तो आज हमें भी मालूम हो गया देखने तो फ्रीलांसिंग की अभी एक कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, और मैंने अपनी मार्केटिंग टीम को बड़ा एडवाइस किया है कि जी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाएं, वहाँ अपनी प्रेजेंस शो करें, और जो फ्रीलांसर्स हैं उनको इसके अंदर लेके। अभी फ्रीलांसर्स के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, कोई लोग अपने पर्सनल अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं, लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स, देयर आर स्मॉल आउटफिट्स फाइनेंशियल अदरवेयर इन द अदरवाइज समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड जहाँ पर आप अपने अकाउंट्स खोल लेते हैं, फिर ये लोग कहीं क्रिप्टो में पैसे ले लेते हैं। तो क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क बहुत क्लियर नहीं था, तो इस वजह से ये इस तरह से ऑपरेट करते रहे। अभी स्टेट बैंक ने इसको काफ़ी आसान किया, नेचुरली उसकी अवेयरनेस क्रिएट होनी है, और हमारा पर्पस भी इन जगहों पे जाने का यही था कि इन्हें हम समझा सकें कि देखें आप अपना इस तरह से अकाउंट खोल सकते हैं पाकिस्तान में, बैंक इस्लामी में अकाउंट खोल सकते हैं, रेमिटेंस के आप मंगा सकते हैं यहाँ से। अगर आपने बाहर कोई, क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग में खासतौर पर टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, तो हमें लगता है कि शायद जब हम कोडिंग कर रहे हैं तो कोई पैसे खर्च नहीं होने, लेकिन बाज़ आपको कुछ लाइसेंस प्रोडक्ट्स लेनी होती है, कोई सोल्यूशंस होते हैं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कोई फेस रिकॉग्निशन का, कोई थंब इम्प्रेशन रिकॉग्निशन का कोई सॉफ्टवेयर है जो आपने, या कोई एल्गोरिथम है जो आपने परचेज करना है, और वो अपने जो सॉफ्टवेयर आप बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर इंस्टॉल करना है उसको, तो उसकी पेमेंट बाहर होनी है। अभी लोग अपने क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं डिफरेंट तरीकों से। आई थिंक वहाँ पर बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की गुंजाइश है, और वो हो रही है। तो लेकिन फ्रीलांसर्स की मैं समझता हूँ हाउसिंग फाइनेंस करना आसान है, बिकॉज अगर उनमें से जो भी फ्रीलांसर्स जो हैं अपने पैसे पाकिस्तान रेमिटेंस में मंगा लेते हैं, तो आते बैंकिंग चैनल के थ्रू। हाँ, जो बैंकिंग चैनल को नहीं यूज़ कर रहे हैं, किसी क्रिप्टो में चले जाते हैं या अपने पैसे आउटसाइड पाकिस्तान बैंक अकाउंट में रखते हैं, उनको वेरिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जहाँ जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, वैसे वैसे ये चीज़ बेहतर होती जा रही है। और रिसेंटली मुझे खुद ऐसे 2 केस, वरना मेरे पास अप्रूवल के लिए नहीं आते, वो केसेस ज़्यादातर नीचे अप्रूव हो जाते हैं, बट 2 हाउसिंग फाइनेंस के केस मुझे याद हैं जहाँ पर वो सॉफ्टवेयर हाउसेस थे छोटे छोटे, ऑपरेटिंग आउट ऑफ लाहौर, और वो सारे उनके क्लाइंटल आउटसाइड पाकिस्तान। तो उनके पास जो बेसिस थी हमें डिटरमिन करने की, वो उनकी बैंक अकाउंट्स के अंदर इनफ्लोज थे, जिसकी बेसिस पे हमने उनकी इनकम एस्टिमेशन करके उनके लिए हाउस फाइनेंस कर दिया। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बैंक्स को इसमें फोकस करना चाहिए। कुछ बैंक्स हैं जो ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं, एज बैंक इस्लामी वांट टू रियली फोकस ऑन दैट, बट दिस इज रियली वन सेगमेंट जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है, बिकॉज जो एक्सपोर्ट्स आप अदरवाइज करना चाहते हैं, चाहे टेक्सटाइल से करें कहीं और से करें, पहले उसके लिए बिलियंस की इंपोर्ट है, और उसके बाद वो एक्सपोर्ट्स होती हैं। जबकि जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, लोग अपने घरों में बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है। मतलब पाकिस्तान की आज जितनी टोटल एक्सपोर्ट है, इससे ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल पाकिस्तान का है। तो मुझे लगता है कि ये फ्यूचर है पाकिस्तान में। अच्छा, आखिर में एक क्वेश्चन ये है कि बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि जब बैंक्स में
जिनकी रसाई है जी उनको मिल सकता होता है। आम बंदा जब जा रहा है, एक तो बैंक में आम बंदा वैसे ही नहीं जा रहा होता, जब जा रहा है तो वहाँ वो कह रहे हैं कि यार स्कीम में नहीं मिल रहा ना, ऐसे चक्कर नहीं है ऐसे, क्योंकि वो बैंक के जो ऑफिसर्स हैं, जो एजेंट हैं, उनको उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि सेल्स के लोग हैं जो उनको कार फाइनेंसिंग को हो रहा है, या उससे पहले जो हाउस फाइनेंसिंग में हो रहा होता था। तो ये मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में उस तरह रिस्पांस नहीं देते हैं बैंक के ऑफिसर्स, जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, फ्रंट डेस्क पे होते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है लोगों के लिए कि वो तो अच्छा गाइड नहीं करते हैं। देखिए, ये चैलेंज मैं कहूँगा था, अब मेरा अच्छा। ख्याल नहीं है। जब ये मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम आई तो जाहिर बात है, आप हर बैंक की इतनी सारी ब्रांचें होती हैं। अब इसमें आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि बैंक इस्लामी और कुछ और इस्लामिक बैंक भी हैं जो हाउसिंग फाइनेंस बड़े ज़माने से कर रहे थे, तो उनकी टीम्स को तो हाउसिंग फाइनेंस समझ में आता था, तो उनके लिए बड़ा आसान हुआ अपने स्टाफ को ट्रेन करना। लाइक बैंक इस्लामी के लिए रिलेटिवली आसान था। आसान से मेरा मतलब ये नहीं कि एक दिन में ट्रेन हो गए, मतलब एक आध महीने में ट्रेन हो गए वो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के फीचर्स के ऊपर। फिर इसमें चेंजेस भी आती थी। शुरू में ये इतनी मुश्किल थी कि इसमें फाइनेंसिंग हो ही नहीं सकती थी। फिर क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगा दी थी ब्रांड न्यू घर होना चाहिए। अब कितने ब्रांड न्यू घर बनते हैं जो एक बेचारा लोअर मिडिल इनकम क्लास का बंदा खरीद सकता है, लेकिन जैसे वो कंडीशन हटी, कुछ साइजेस चेंज हुए, कुछ अमाउंट बढ़े, तो वो तेजी से होना शुरू हो गई। तो वो शुरू में अवेयरनेस के साथ स्कीम का भी प्रॉब्लम था। तो आई थिंक स्टाफ की अवेयरनेस जो बैंक्स पहले से कर रहे थे वहाँ तो बहुत जल्दी क्रिएट हो गई। अब जिन बैंक्स के अंदर ये वो हाउसिंग फाइनेंस ही नहीं करते थे, तो उन्होंने पहले तो अपने स्टाफ को ये समझाना था कि हाउसिंग फाइनेंस करनी है और फिर मेरा पाकिस्तान मेरा घर करनी है, तो वहाँ उनको थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन आई थिंक अगर जो स्टेट बैंक के ऊपर ना मिस्ट्री शॉपिंग करता है और उसके अंदर बैंकों के स्कोर जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हैं, चाहे वो बैंक इस्लामी हो चाहे कोई और बैंक हो, सिग्निफिकेंटली स्कोर इंप्रूव हुए। इसका मतलब है कि अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होगी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी हुई है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी हुई है, ट्रेनिंग्स के थ्रू भी हुई है। तो वो इशू रिलेटिवली सॉल्व हुआ है। यस, जो इशू रह गया है वो ये है कि लोग आज भी बैंकों की ब्रांचेस में जाने से डरते हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि पता नहीं ये कितने कितने डॉक्यूमेंट्स हमसे मांग लेंगे और हमारे पास तो होगा नहीं, और कितने मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जिनके हमें समझ में आना नहीं है। तो बैंक्स हमेशा से इस तरह के रहे हैं, लेकिन अब बैंक्स भी ओपन अप होना शुरू हो गए और बैंक्स में एक चेंज आई है। जैसे मैं बैंक इस्लामी का बताऊँ, इस वक्त बैंक इस्लामी के पास 1100 की सेल्स फोर्स है रफली, जो ब्रांचेस के अंदर नहीं बैठती, ब्रांचेस के बाहर बैठती, मतलब दे आर फीट ऑन स्ट्रीट। तकरीबन 1100 लोग वो हैं, प्लस बैंक इस्लामी ने एक रूरल वीडियो का प्रोग्राम किया है जहाँ पर जिन इलाकों में बैंक इस्लामी की ब्रांचेज ही नहीं है उन गाँव से पढ़े लिखे बच्चों को बैंक इस्लामी ने अपने पेरोल पे रखा है। एंड वी कॉल देम रूरल बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, जो बैंक इस्लामी को की प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं उस अपने टाउन में या अपने गाँव में या विलेज में, और फिर किसी ब्रांच से कनेक्टेड होते हैं। फिर बैंक इस्लामी ने एक और चीज़ की है, बिजनेस प्रोफेशनल्स, जिसके अंदर हमने कहा है कि जो फ्रीलांसर हैं वो बैंकिंग की प्रोडक्ट सेल करें। ये अभी तक बैंकिंग में कोई ट्राई नहीं कर रहा था, बहुत पहले सिटी बैंक करता था, तो उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छे खासे बिजनेस प्रोफेशनल्स जो हैं रफली 400 के करीब हम ऑन बोर्ड कर चुके हैं, ऑल्दो हमारा टारगेट है एटलीस्ट 4000 होना चाहिए, अभी हम 400 में पहुँच गए। तो अब बैंक्स थोड़े से इस तरह से रीडिज़ाइन हुए कि वो खुद कस्टमर के पास जाने लगे। पहले कस्टमर अंदर आता था, और मैं ये छोटे कस्टमर की बात कर रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, शॉपकीपर्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ बैंकों ने एक्सेस करना शुरू कर दिया है, तो उसकी वजह से वो इनोवेशन कम होना शुरू हो गई। तो ये है अभी भी कि लोग डरते हैं, और लेकिन जब वो आ जाते हैं ब्रांच के अंदर तो मेजॉरिटी केसेस में उनको प्रोडक्ट भी समझ में आ जाती है, और ब्रांच में ऐसे लोग भी होते हैं जो समझाएं, और प्लस हेल्पलाइंस के ऊपर भी काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। अगर आपने खुद मिस्ट्री शॉपिंग करनी है तो किसी बैंक की आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, कॉन्टैक्ट सेंटर पे, और उससे मेरा पाकिस्तान मेरा घर के बारे में पूछें। 99% सक्सेस होगी वहाँ पे आपको इंशाल्लाह, कि वो आपको बताएंगे इस प्रोडक्ट। अभी तो SMS के थ्रू भी बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट के हवाले से बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया सईद आमिर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से आज हमने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया। जो आपके क्वेश्चंस थे कि ये स्कीम किस तरह से चलेगी अगले आने वाले दिनों में, उसके बारे में भी आपको बताया। मज़ीद भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगले आने वाले दिनों में मज़ीद भी इस पर बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।